यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जो आपको कल तक पढ़ाया था, होप सो आप सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। मैंने बोला था रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आए होंगे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूं कि कल तक अपन ने क्या पढ़ा था। तो कल तक अपन ने टैक्स रेट पढ़ा था, और टैक्स रेट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। सो प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 आई कैन से दैट। तो उसके लिए टैक्स रेट क्या है? तो सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा अप टू 2,50,000, देयर इज नो टैक्स। 250 से लेके 5 लाख तक आपको 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन का मतलब यहां पे होता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज जो है वो 60 इयर्स और मोर है, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। उसके केस में 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन रहेगा, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ द सुपर सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका प्रीवियस ईयर में एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। उसके केस में 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन रहेगा, अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख जो रहेगा उस पे आपको सीधा 20% टैक्स, और मोर देन 10 लाख 30% टैक्स। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपको सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज कब लगेगा? व्हेन योर इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो सरचार्ज लगेगा 10%, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ सरचार्ज 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ सरचार्ज 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ सरचार्ज आपका 37%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, ऑब्वियसली जैसा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सब जगह लगता है 4% की रेट से, 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। उसके बाद पार्टनरशिप के केस में और एलएलपी के केस में, लोकल अथॉरिटी के केस में 30% ऑफ टोटल इनकम है वो सीधा टैक्स रेट रहेगा, मींस 30% टैक्स रेट। सरचार्ज लगेगा अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा एट द रेट 12%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अगर जो इनकम है वो अप टू 10,000 है तो टैक्स रेट 10%, मोर देन 10,000 अप टू 20,000 टैक्स रेट इज 20%, मोर देन 20,000 टैक्स रेट इज 30%। इफ इनकम इज मोर देन 1 करोड़ देन सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 12%। कंपनी के केस में क्या होता है? दो तरह की कंपनी होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट इज 30%, फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स रेट इज 40%। बट डोमेस्टिक कंपनी का अगर टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 का, प्रीवियस ईयर 18-19 का इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में टैक्स रेट इज 25%। सरचार्ज कैसे लगेगा? इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपका 7%, फॉरेन कंपनी के केस में 2%, एंड इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% एंड फॉरेन कंपनी के केस में 5%। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपका हर जगह 4% लगेगा। जो भी तुम्हारा टैक्स रहता है एंड टोटल इनकम रहता है, दैट हैज टू बी राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। जो नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 है उसमें आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था 87A का एक रिबेट मिलता है। ये 87A का रिबेट किसको मिलता है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख, तो आपको ये रिबेट मिलता है 87A का। कितना मिलता है? जो भी टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो अप टू 5 लाख है आपका नेट टैक्सेबल इनकम, रेजिडेंट इंडिविजुअल, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मार्जिनल रिलीफ, व्हेनेवर योर इनकम इज लिटिल बिट मोर देन द 50 लाख और 1 करोड़ और 2 करोड़ और 5 करोड़ इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और कंपनी के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है और 10 करोड़ है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी अब आप मुझे बोलोगे सर ऐसा कोई ब्रेक इवन आप पॉइंट बता सकते हो कि यहां से ज्यादा इनकम है तो ही हमको चेक करना है? मैं बता सकता हूं, बट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि एक बात समझो, नॉर्मल इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अलग आएगा, फिर सीनियर सिटीजन के केस में अलग आएगा, फिर सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अलग आएगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में अलग आएगा। और एक बात बताऊं, इनके केस में जो मार्जिनल रिलीफ कब से मिलेगी, इनकम कितनी होनी चाहिए? अब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वहीं पे 4 पॉइंट आ जाएंगे। क्योंकि 50 से ज्यादा कितनी, 1 करोड़ से ज्यादा कितनी, 2 करोड़ से ज्यादा कितना, 5 करोड़ से ज्यादा कितना, तो वहीं पे आ जाएगा। तो मैं बताऊं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसमें आप चेक कर लिया करो। जब आपको लगता है कि भाई
जैसे 50 लाख के ऊपर 1-2 लाख रुपए है या 1 करोड़ के ऊपर 2-4 लाख रुपया है, तो आप एक काम करो, उसको क्या करो, चेक कर लिया करो करके, ठीक है। चलो, उसके बाद में मार्जिनल रिलीफ वाला जो कंसेप्ट है, मार्जिनल रिलीफ के बाद में मैंने आपको जो बताए थे उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाए थे, और क्वेश्चंस के बाद में मैं एक कंसेप्ट पे आया था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो, जो हायर सरचार्ज है ना 25% एंड 37%, वो नहीं लगेगा किस पे, LTCG 112A एंड STCG 111A। जो LTCG 112A और STCG 111A है, वो कितना भी हो उस पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% लगेगा। और इसकी वजह से अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है तो भी आपको 25% सरचार्ज नहीं लगेगा, अदर इनकम पे भी 15% लगेगा। और अगर इसकी वजह से आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो रही है बट अदर इनकम है वो 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में आपको 25% सरचार्ज ही लगेगा अदर इनकम के टैक्स पे। तो ये मैंने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह इससे रिलेटेड करवाए थे। डन। अब आज अपन कुछ पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम्स करके। तो ये ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम्स क्या है वो हम चालू करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में बहुत सारी सेक्शन है, और ये सेक्शन, इसमें से कुछ सेक्शन ऐसी है जो नहीं आई है, ये क्या है कैसे है वो अपन पढ़ेंगे। तो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में एक सेक्शन 115BA करके है, उसके बाद आपको दिखेगी 115BAA, उसके बाद आपको दिखेगी 115BAB, उसके बाद आपको दिखेगी 115BAC एंड उसके बाद 115BAD। तो ये तुम्हारी कुछ ऐसी सेक्शंस है जो आपको ऑप्शन मिला है कि अगर आप ये सेक्शंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नॉर्मल टैक्स रेट अपन पढ़ चुके हैं कि भैया जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए वो स्लैब रेट था 2,50,000, फिर वो 5%, 20%, 30% एंड ऑल। तो मैं सबसे पहले आज जो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में आपको जो सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, दैट इज द सेक्शन 115BAC। और ये सेक्शन 115BAC इसी साल से आई है, नई सेक्शन है, बाय फिनेंस एक्ट 2020 से आई है। निर्मला सीतारमण जी ने इसी साल से ये सेक्शन डाली है 115BAC करके। अब ये 115BAC सेक्शन क्या बोलती है इसको अपन समझते हैं। आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, आप सब लोग इधर ध्यान दोगे, आप इधर उधर कहीं नहीं देखोगे। मैं आपको एक सेक्शन सिखाने वाला हूं 115BAC करके। बाकी वाली जो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम की सेक्शन है 115BA, उसके बाद BAB, उसके बाद BAA, ये कंपनीज के लिए, जैसे आपने सुना होगा कंपनीज के लिए 22% टैक्स रेट का ऑप्शन है, फिर 15% टैक्स रेट का ऑप्शन है। एक BAD करके इस बार और आई है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक ऑप्शन देती है 22% का। तो वो अपन है वो पीजीपीपी कंप्लीट होने के बाद, ये वॉल्यूम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पीजीपीपी कंप्लीट होने के बाद सीखेंगे। बट अभी मैं आपको ये इंडिविजुअल एचयूएफ वाली एक ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम है वो मैं सिखाने वाला हूं। तो देखो बेटा, निर्मला सीतारमण जी ने एक सेक्शन डाली इस साल, और वो सेक्शन का नंबर है 115BAC। 115BAC करके एक नई सेक्शन डाली। और ये सेक्शन क्या बोलती है, सबसे पहली चीज बता दूं, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 से। मींस ये सेक्शन जो है ये आपका असेसमेंट ईयर 21-22 से है वो एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब मैं बता दूं, आपका प्रीवियस ईयर 2021, तो प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 से ये सेक्शन है, पहले नहीं थी। मतलब आज जो अपन प्रीवियस ईयर 2021 में इनकम कमा रहे हैं उस पे ये सेक्शन लग सकती है। आंसर इज यस, उस पे ये सेक्शन लग सकती है। अब एक चीज समझना, ये सेक्शन बोलती है, पहली चीज, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये सेक्शन ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म वगैरह उनके लिए नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? राइट आंसर इज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इवन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट है तो भी चलेगा, और नॉन रेजिडेंट है तो भी चलेगा। रेजिडेंट है तो भी चलेगा, नॉन रेजिडेंट है तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस सेक्शन, ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? ये सेक्शन बोलती है कि इंडिविजुअल के लिए 5 स्लैब रेट लगेगी। 5 स्लैब रेट बना दी इन्होंने। और इन्होंने क्या बोला कि उस इंडिविजुअल एचयूएफ का अगर इनकम 2,50,000 तक है तो 2,50,000 तो बेसिक एग्जाम्पशन होता है। ये बोलते हैं 2,50,000 तक बेसिकली कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और आई कैन से दैट 2,50,000 इसमें है वो बेसिक एग्जाम्पशन है। अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद
जो भी तुम्हारा मोर देन 2,50,000 है और अप टू 5 लाख है, वहां पे आपको टैक्स लगेगा 5% की रेट से। कितना टैक्स लगेगा? 5% की रेट से है वो टैक्स लग जाएगा। नॉर्मल अपन ने वहां पे भी तो ऐसा ही पढ़ा था, 5%। अब एक चीज समझना, लेकिन बेटा 5 लाख से लेके और तुम्हारा अप टू 5 लाख से लेके एंड बेटा अप टू 7,50,000, 5 लाख से लेके और 7,50,000 तक आपको जो टैक्स लगेगा दैट इज एट द रेट 10%, 10% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, जो भी तुम्हारा मोर देन 7,50,000 है और अप टू तुम्हारा 10 लाख है, तो वहां पे आपको टैक्स लगेगा 15% की रेट से। उसके बाद में जो मोर देन 10 लाख है एंड अप टू तुम्हारा 12,50,000 तक, क्या बोला मैंने? 12,50,000 तक आपको जो टैक्स लगेगा वो 20% से लगेगा। मोर देन 12,50,000 अप टू आपका 15 लाख तक का जो इनकम है उस पे जो आपको टैक्स लगेगा वो 25% की रेट से लगेगा, और मोर देन 15 लाख तक जितना भी इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। मींस देखो कितने स्लैब रेट आ गए यहां पे। आप दो चीजें करने का, कैसे याद रखने का इसको, कि इधर आप 2,50,000 बढ़ाते जाओ, इधर आप 2,50,000 बढ़ाते जाओ और उधर 5% बढ़ाते जाओ। मींस 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इधर अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से लेके और 5 लाख तक है वो आपका 5%, 5 लाख टू 10 लाख जो है, सॉरी 5 लाख टू 7,50,000। वापस मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूं बिकॉज ये अभी नई सेक्शन है। तो देखो सबसे पहले अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 250 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके और 7,50,000 तक 10%, 750 से लेके और 10 लाख तक 15%, 10 लाख से लेके और 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से लेके और 15 लाख तक जो है वो आपका 25%, और 15 लाख से जितना भी ऊपर रहेगा उस पर आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अंडर सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल HUF ये सेक्शन ले सकते हैं। अब एक चीज समझना, तो सर क्वेश्चन हमको ये आता है कि ये इंडिविजुअल HUF के लिए आप यहां पे बोल रहे हो ये वाली स्लैब रेट है, लेकिन वहां पे आपने कुछ अलग बोला था 250-35। सर सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो क्या यहां पे कोई चेंज होगा क्या? आंसर इज ना बाबा ना। यहां पे वो इंडिविजुअल HUF है ना, वो इंडिविजुअल HUF अगर वो सीनियर सिटीजन है तो भी बेटा यहां पे यही लगेगा, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी बेटा यहां पे जो स्लैब रेट है वो यही रहेगी 115 BAC में। मींस अगर वो सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, HUF है, और इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई भी, और वो सीनियर सिटीजन है इवन या सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का एज है, तो भी यहां पे बेटा यही वाला स्लैब रेट रहेगा। तो आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो फायदा हो गया ना, क्योंकि वहां पे तो क्या था, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक का इनकम है उस पर 20% लगता था, और 10 लाख से ऊपर सीधा 30% लग जाता था। लेकिन यहां तो सर कितना बेनिफिट है, देखो अप टू 250 कोई बात नहीं, सेम है, 250 से 5 लाख तक 5% है, ठीक है, बट यहां 5 टू 750 का और ब्रेकअप है जिसमें 10% टैक्स है, और फिर 750 से 10 तक 15% टैक्स है, 10 से 1250 तक 20% टैक्स है, और 1250 से 15 तक है वो 25% टैक्स है, और उसके ऊपर जो इनकम है उस पर 30% टैक्स है। तो सर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो क्या एसएससी ये वाला टैक्सेशन स्कीम में जा सकता है क्या? आंसर इज यस, जा सकता है। इंडिविजुअल HUF के पास इस साल जब आप रिटर्न फाइल करोगे, मींस प्रीवियस ईयर 2021 का जो रिटर्न फाइल करोगे इन असेसमेंट ईयर 21-22, यू हैव एन ऑप्शन दैट कि आप एग्जिस्टिंग टैक्सेशन वाले में जाने चाहते हो, जिसको मैं ओल्ड स्कीम बोल सकता हूं, या फिर आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हो, दिस इज द न्यू स्कीम करके, ठीक है, दिस इज द न्यू स्कीम, इसको मैं न्यू स्कीम बोल सकता हूं कि आप इस सेक्शन को ऑप्ट करते हो तो क्या होगा, और अगर आप इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं करते तो क्या होगा। अब एक बात बताओ, आप मुझे बोलोगे सर ये तो बेटर है ना, हम तो यही में जाएंगे, हम तो क्या करेंगे, ये वाले में कितना अच्छा लग रहा है करके, ठीक है, स्लैब ही स्लैब है, मजा आ जाएगा, बहुत कम टैक्स लगेगा, हम तो यहीं पे जाएंगे। लेकिन ये सेक्शन कुछ कंडीशंस डालती है।
ये जो सेक्शन है ये कुछ कंडीशन डालती है और ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना ऑल पीपल। हां, ये सेक्शन कुछ कंडीशंस डालती है कि अगर आप सेक्शन 115 BAC ले लेते हो, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है वो 115 BAC ले लेता है तो उसको कुछ बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे, उसको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उसको कुछ बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। अब एक बात समझना, कौन कौन से बेनिफिट्स है जो उसको छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक एक बेनिफिट्स के बारे में यहां पे बताता हूं। अभी आप बुक में कुछ नहीं देखोगे, आप सिर्फ मेरी तरफ देखते जाओ, आपको सब चीजें समझ में आती जाएगी। सबसे पहला बेनिफिट कि अगर वो सैलरी एम्प्लॉय है और उसको एचआरए मिलता है तो एचआरए का आपको याद रहेगा 1013A में एक एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन नहीं ले सकता। मींस एचआरए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एचआरए का जो एग्जेम्पशन मिलता है 1013A का, वो 1013A का एग्जेम्पशन नहीं ले सकता अगर ये सेक्शन ले लेता है। तो आपको याद है वो 1013A का एक एग्जेम्पशन मिलता था, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा था 40% और 50% ऑफ सैलरी, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। याद आया? तो जो एचआरए का बेनिफिट है वो एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजिम में जाना चाहते हो। तो दूसरा, इसके साथ में आपको एक लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट मिलता था अंडर सेक्शन 10(5), वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। जो आपको एलटीसी का बेनिफिट मिलता था, पता है अपन घूमने जाते थे तो एम्प्लॉयर एक पैसा देता था, उसमें बेनिफिट मिलता था, एग्जेम्पशन लेते थे। थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट को याद करो, ये सेक्शन अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तो जो एलटीसी का एग्जेम्पशन था वो पता है कि वो एयर से ट्रेवल करता है या एनी अदर मोड से करता है। एयर से करता है तो वो इकोनॉमी क्लास का फेयर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विचएवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिलता था। याद आया? तो एलटीसी का एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको जो भी तुम्हारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 1014, वो बेटा 1014 की एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते। मींस अलाउंसेस सब टैक्सेबल होंगे, बट इसके कुछ एक्सेप्शन इन्होंने डाले हैं, कुछ एक्सेप्शन डाले हैं। मींस ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस या जिसको कम्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एग्जाम्पशन आप ले सकते हो, इवन यू आर ऑप्टिंग दिस सेक्शन। या फिर कन्वेंस अलाउंस है वो आप ले सकते हो करके, ठीक है। या फिर जो भी क्या बोलते हैं डेली अलाउंस होता है वो डेली अलाउंस आप ले सकते हो, वो एग्जाम्पशन आप ले सकते हो। मैं पढ़ाऊंगा जब आपको यहां पे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ये समझो कि क्या क्या आप नहीं ले सकते अगर आप ये सेक्शन लेते हो। अगर आप ये वाला बेनिफिट लेना चाहते हो भैया, 5%, 10, 15, 20, 25, 30% वाला बेनिफिट लेना चाहते हो तो क्या क्या आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, लीव ट्रेवल कंसेशन जो है वो उसका एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, जो अलाउंसेस कुछ एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 1014 में वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। उसके बाद में कुछ एमपी एमएलए को, आपको पता है कुछ एमपी एमएलए को अलाउंसेस मिलते हैं जो 1017 में, सॉरी, तो जो भी एमपी एमएलए होते हैं उनको अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 1017, वो भी आप बेनिफिट नहीं ले सकते। जो 1017 में बेसिकली एमपी एमएलए को कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऐसा बोलते हैं कि डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, वो बेनिफिट आप नहीं ले सकते। उसके साथ में एक और चीज समझना, आपको पता है पेरेंट्स के हाथ में जब माइनर का इनकम ऐड होता है, माइनर चाइल्ड का इनकम पेरेंट्स के हाथ में ऐड होता है तो आपने पता है आपने याद होगा 1500 का एक एग्जेम्पशन मिलता है। जो 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है माइनर चाइल्ड का इनकम ऐड करते हैं, 1032 का एग्जेम्पशन रहता है 1500 रुपए का। ये एग्जेम्पशन भी पेरेंट्स नहीं ले सकते अगर पेरेंट्स ये सेक्शन लेते हैं तो क्या क्या नहीं ले सकते मैं बोलूं, आप एचआरए नहीं ले, एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। उसके बाद एलटीसी का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, कुछ अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट होते हैं 1014 में वो एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। एमपी एमएलए को जो डेली कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते एग्जेम्पशन का। 1032 में जो पेरेंट्स के हाथ में इनकम जब माइनर की ऐड होती है तो उसमें माइनर की इनकम जब ऐड होती है तो उसमें 1500 तक का एग्जेम्पशन मिलता है पेरेंट्स को, वो भी आप नहीं ले सकते। उसके बाद में एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है that is the 10AA। 10AA is basically SEZ। ये SEZ क्या होता है कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपकी इंडस्ट्री है तो आपको 15 साल तक बेनिफिट मिलता है, मीन डिडक्शन मिलता है।
जो भी तुम्हारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे आपको कुछ डिडक्शन मिलता है, मतलब पहले 5 साल तक पूरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, दूसरे 5 साल तक 50% होता है और तीसरे 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया विच एवर इज लोअर। तो कुल मिला के अभी आप ये पढ़ो, क्योंकि ये सब चीजें अपन इन फ्यूचर है टॉपिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं, मुझे आपको सिर्फ आज एक ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम वाली सेक्शन समझानी है, इसके लिए मैं ये बातें कर रहा हूं। तो 10AA में जो एसईजेड का एग्जेम्पशन मिलता है वो भी आप नहीं ले सकते। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी में अंडर सेक्शन 16 जो है वो 3 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसका डिडक्शन मिलता है, ये डिडक्शन नहीं ले सकते सेक्शन 16 में। एज वेल एज एम्प्लॉय जो होता है वो प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। एज वेल एज आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी आप नहीं ले सकते, मतलब आपको सब ये बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको ये नया वाला टैक्सेशन रिजिम है वो आपको लेना है तो करके। अब एक और चीज समझना, एक और चीज लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया जो भी तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो आप इंटरेस्ट का बेनिफिट लेते हो, एसओपी में जो आप इंटरेस्ट का बेनिफिट लेते हो 2 लाख तक का करके, ठीक है, वो भी आप नहीं ले सकते। मींस एसओपी में जो इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलता है ना 2 लाख तक का, जिसमें एसओपी का इनकम नेगेटिव हो जाता है और उस लॉस आता है एसओपी का, और उस लॉस को हम किसी और हेड की इनकम वगैरह से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां एसओपी जो है वो एसओपी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा करके, ठीक है। जो एसओपी है वो एसओपी में आपको जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। और एक और चीज समझना, अगर एलओपी प्रॉपर्टी जो होती है, एलओपी प्रॉपर्टी में लॉस आ जाए इसमें अगर, तो वो एलओपी प्रॉपर्टी का जो लॉस है ना वो किसी और हेड से भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो एलओपी में प्रॉपर्टी है, और एलओपी प्रॉपर्टी का लॉस कब आ सकता है, जब आपका रेंटल इनकम जो है वो रेंटल इनकम से ज्यादा आपका इंटरेस्ट हो जाता है, तो उस केस में एलओपी में लॉस आ सकता है। तो एलओपी में जो लॉस आ रहा है वो लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, ये सेक्शन वो भी करने को मना करती है, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर आप ये सेक्शन ले लेते हो तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन रहता है ना जो मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन पता है इंटर में पढ़ा था, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% होता है। जिस ईयर में आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड इंस्टॉल और पुट टू यूज करते हो उस साल में मिलता है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो 10% इस साल मिलता है, 10% अगले साल मिलता है, याद आया। तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी बेटा नहीं ले सकते, आप एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नहीं ले सकते। उसके बाद एक होता है, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप डिडक्शन नहीं ले सकते अंडर सेक्शन 32AD। 32AD एक होता था इन्वेस्टमेंट अलाउंस, कि अगर आप वहां पे नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में वहां पे इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको 15% आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है, वो आप नहीं ले सकते। एज वेल एज एक सेक्शन होती है 33AB, दैट इज टी कॉफी एंड रबर बिजनेस में हो, और अगर टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में आप पैसा डालते हो तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक 33ABA होता है, दैट इज अगर आप पेट्रोलियम नेचुरल गैस वाले बिजनेस में हो तो उस केस में क्या करते हो, पेट्रोलियम नेचुरल गैस वाले बिजनेस में हो तो उस केस में अगर मान लो आप एसबीआई के साथ में एक साइट रेस्टोरेशन अकाउंट खोलते हो, उसमें पैसा डालते हो तो वो भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में ये लोग बोलते हैं कि भैया आपको सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 का क्लॉज 2 वाला, क्लॉज 2A वाला, क्लॉज 3 वाला एंड 35 2AA वाला, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। इट इज ऑल रिलेटेड टू द साइंटिफिक रिसर्च। अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च को आपको थोड़ा बहुत याद करवाऊं, डोंट वरी, पीजीबीपी में सब आने वाली है ये सब चीजें, ये साइंटिफिक रिसर्च में कितना डिडक्शन मिलता है, क्या मिलता है, ये सब चीजें आने वाली है। अब एक बात बताओ, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च को याद करो तो साइंटिफिक रिसर्च में जो अपन डोनेशन देते थे ना, जो अपन डोनेशन देते थे वो सब इसकी बात कर रहा है, ये सब सेक्शंस में आता है। खुद के लिए साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो उसमें तो डिडक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इवन यू आर क्लेमिंग दिस सेक्शन। बट यहां पे क्या होता है, मैं थोड़ा आपको हिंट दूं, सेक्शन 35(1)(2) है ना, ये होता है कि अगर आप रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट
या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते थे तो आपको डिडक्शन मिलता था। ये 2A क्या होता है, अगर किसी इंडियन कंपनी को आपने डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो आपको डिडक्शन मिलता था। ये 3 क्या होता है पता है, अगर आपने सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेशन दिया, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया तो आपको डिडक्शन मिलता है। और ये 35(2)AA क्या होता है पता है, कि अगर आपने आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन दिया, याद आया आपको कुछ, क्या आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन दिया तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलता था। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर ये सेक्शन लेते हो तो ये कोई डिडक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, ये डिडक्शन का बेनिफिट है वो ये डिडक्शन का बेनिफिट है वो आप नहीं ले सकते अगर आप ये सेक्शन है जो ये ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम वाली जो सेक्शन बोल रहा हूं, ये सेक्शन का अगर आप बेनिफिट लेते हो तो। अब एक और चीज समझना, यहां पे 11 नंबर पे आप लोग जो है वो 35AD का डिडक्शन भी नहीं ले सकते। 35AD का मतलब वो याद आया, 35AD अपन ने पढ़ा था ना, वो स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, होटल होना चाहिए 2 स्टार और अबव कैटेगरी, हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेड और मोर, स्लम रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, याद आया। 35AD का आप डिडक्शन नहीं ले सकते। एज वेल एज एक सेक्शन होती है 35CCC, दैट इज कॉल्ड योर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में आपने इंटरमीडिएट में देखा 150% डिडक्शन मिलता था, वो भी आप डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते करके, वो भी आप डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना, इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि आपका IFOS में एक डिडक्शन मिलता है, दैट इज द फैमिली पेंशन का डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है पता है, वो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, ऐसा मिलता है, ठीक है। तो वो फैमिली पेंशन का डिडक्शन नहीं ले सकते। और एक और मैं बता दूं लास्ट पार्ट, ये लोग बोलते हैं कि आप अंडर चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। अंडर चैप्टर 6A का आप कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, मींस 80C 80D वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते। अंडर चैप्टर 6A मतलब 80C 80D 80G कुछ भी अंडर चैप्टर 6A वाले जो डिडक्शन है वो एटसेट्रा एटसेट्रा आप कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है, इसके 3 एक्सेप्शन है बेसिकली, जो आप 3 चीजों के डिडक्शन ले सकते हो इवन यू क्लेम द दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन तो आपका, लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शन है। पहला एक 80JJAA ले सकते हो। ये 80JJAA क्या होता है कि अगर आप न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो तो जब भी आप न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे तो उनको जो सैलरी देते हो उसका एक 30% डिडक्शन मिलता है 80JJAA में, ये आप ले सकते हो इवन यू क्लेम द दिस पर्टिकुलर सेक्शन। दूसरा एक होता है 80CCD सब सेक्शन 2 वाला। आपको पता है एम्प्लॉयर अगर एनपीएस में पैसा डालता है, एम्प्लॉयर एनपीएस में पैसा डालता है, न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डालता है, जो एम्प्लॉयर है उसने एनपीएस में पैसा डाला, न्यू पेंशन स्कीम में, जिसको अपन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। याद आया आपको, वहां पे एक डिडक्शन मिलता था, और वो डिडक्शन कितना मिलता था याद रहेगा अगर आपको थोड़ा बहुत, तो भैया जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया वो उसमें पता है 80CCD 1 होता था, 80CCD 2 होता था, 80CCD 1B होता था, ऐसा कुछ याद आया थोड़ा बहुत। तो 80CCD 1 में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का मिलता था डिडक्शन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 80CCD 2 में मिलता था। कितना डिडक्शन मिलता था, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ऐसा करके फंडा होता था। वो डिडक्शन अभी भी मिलेगा। और एक और सेक्शन में इन्होंने बोला 80LA। 80LA बेसिकली उनके लिए होता है कि जो IFSC में लोकेटेड कोई काम करते हैं, IFSC में लोकेटेड यूनिट्स होती है। IFSC का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जैसे एक SEZ होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसी के जैसा एक IFSC होता है जिसको अपन गिफ्ट सिटी बोलते हैं। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं सुना होगा गिफ्ट सिटी करके, तो गिफ्ट सिटी इंडिया में अभी तक एक IFSC है, दैट इज इन द गांधीनगर नियर टू अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास एक पहला IFSC बनाया है। तो IFSC में लोकेटेड लोग होते हैं, उनको कुछ डिडक्शन मिलता है 80LA में। तो ये 80LA वाला डिडक्शन आप ले सकते हो, मतलब ये 3 डिडक्शन है वो आप ले सकते हो। इसको छोड़ के बाकी आप डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करते हैं, एक बार वापस से अपन रिवाइज करते हैं। मैंने चालू किया एक सेक्शन 115BAC करके, और 115BAC क्या बोलती है कि अगर इंडिविजुअल HUF है एंड दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम दिस ईयर ओनली,
दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर आपका 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22 मींस प्रीवियस ईयर 2021। आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप चाहो तो ये वाली स्लैब रेट से टैक्स पे कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाली स्लैब रेट से टैक्स पे कर सकते हो। देखो नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में क्या है, 250 तक कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। और सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जाम्पशन है वो आपका 5 लाख। लेकिन एक चीज समझना, ये जो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम है, इस ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम और जिसको मैं न्यू स्कीम बोल सकता हूं, 115 बीएसी बोल सकता हूं, इसमें आपको क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ है, आप चाहो तो ये टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकते हो। मींस अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं, 250 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 7,50,000 10%, 750 से लेके और 10 लाख तक आपका 15%, 10 लाख टू 12,50,000 20%, और 12,50 से लेके 15 लाख है वो आपका 25%, और तुम्हारा 15 लाख से ऊपर जितना भी रहेगा वो आपका 30%। अब एक बात समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब एक बात समझना, इंडिविजुअल अगर वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी भैया यहां बेसिक एग्जाम्पशन 250 का ही मिलेगा। फिर अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो फिर वो 3 लाख 5 लाख वाला नहीं मिलेगा, फिर आपको यही वाला बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बात समझो, ये सेक्शन अगर आप लेना चाहते हो तो इतना ईजी नहीं है। आप सोचते हो मजा आ गया, ये सेक्शन ले लेते हैं, हमको तो कम टैक्स भरना पड़ेगा, बट नहीं, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो आपको ये सब बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे, ये सब बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। मैं आगे जाके ये सिंपल बोल रहे, जो इनकम आती है उस पे टैक्स भर दो, सिंपल सी बात है। ये स्लैब रेट आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, आप एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, आपको कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन है वो छोड़ने पड़ेंगे। आप इनका बेनिफिट, ये जो एग्जेम्पशन डिडक्शन है उनका आप बेनिफिट नहीं ले सकते। किस किस का, एचआरए जो एग्जेम्प्ट होता है वो बेनिफिट नहीं ले सकते, एलटीसी का एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, कुछ अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट होते हैं आपके 10-14 में उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते, एमपी एमएलए को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और डेली अलाउंस पे एग्जेम्प्ट होता है वो बेनिफिट नहीं ले सकते, जो क्या बोलते हैं माइनर का इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है, पेरेंट्स को 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है वो आप नहीं ले सकते, 10AA में एसईजेड का जो एग्जेम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है, वो आप नहीं ले सकते करके, ठीक है। आप एंटरटेनमेंट अलाउंस का सेक्शन 16 में जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं ले सकते, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आप नहीं ले सकते करके, ठीक है। एज वेल एज जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलता है 50,000 का वो भी आप नहीं ले सकते। एसओपी के केस में जो 2 लाख का इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है 2 लाख या तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको 30,000 का, वो आप नहीं ले सकते। एलओपी के केस में आपको जो लॉस होता है, वो लॉस जो होता है एलओपी के केस में, वो लॉस आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बट किसी और हेड से सेट ऑफ करने हम नहीं देंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भैया जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है 2 लाख तक अगर आप नॉर्मल टैक्स में जाते हो, बट आप अगर इसमें जाते हो तो एक तो एसओपी के केस में वो 2 लाख का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, और दूसरा एलओपी के केस में अगर कुछ लॉस हुआ तो वो एलओपी का लॉस किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता करके, ठीक है। उसके बाद में आप एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता है मैन्युफैक्चरिंग वालों को, वो एडिशनल नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। आप 32 एडी में इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं ले सकते। 33 एबी और एबीए में जो टी कॉफी रबड़ वाले वगैरह जो होते हैं बिजनेस, उनको जो डिडक्शन मिलता है वो आप नहीं ले सकते। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन देने वाला है ना, देखो खुद के साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चे करते हो उसका डिडक्शन 3511 में मिलता है एंड 3514 में, कैपिटल एक्सपेंडिचर 14 में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3511 में, वो आप ले सकते हो। मतलब डोनेशन वाली जो चीजें हैं जो आप किसी और इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को या इंडियन कंपनी को, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी को जो डोनेशन देते हो वो डिडक्शन आप नहीं ले सकते करके, ठीक है। 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन नहीं ले सकते। 35 सीसीसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। फैमिली पेंशन के लिए जो खर्चा करते हैं, फैमिली पेंशन के लिए जो आता है फैमिली पेंशन, उस पर एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57, वो आप नहीं ले सकते। और अंडर चैप्टर 6 से एटीसी, एटीडी वगैरह आप कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, लेकिन 3 डिडक्शन ले सकते हो, 80JJAA, 80CCD2 वाला एंड 80LA। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, बट ये वाला देखो, अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, हमको क्या हर साल ये चेक करना पड़ेगा? आंसर इज यस, हर साल आपको चेक करना पड़ेगा कि पुराने वाले एग्जिस्टिंग टैक्सेशन में जाए, एग्जिस्टिंग नॉर्मल टैक्सेशन स्कीम में जाए, या फिर ये स्पेशल टैक्सेशन स्कीम है 115 बीएसी में जाए। आपको दोनों जगह कंपेयर करना पड़ेगा, जहां पे टैक्स कम आता है वो वाली स्कीम को आप ऑप्ट करोगे। सर क्या इसको अगले साल हम चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है।
अगले साल आप चेंज कर सकते हो। मींस हर साल रिटर्न फाइल करने से पहले आपको देखना है कि कौन सा बेटर है, एग्जिस्टिंग वाला। अगर आपके डिडक्शन एग्जेम्पशन है और एग्जिस्टिंग में वो है और एग्जिस्टिंग में कम टैक्स आ रहा है तो गो विद द एग्जिस्टिंग करके। बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हम तो नए वाले में जाना चाहते हैं, हमारा कोई डिडक्शन, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ किया ही नहीं है करके, ठीक है, तो उस केस में आप नए वाले में जाओ, यहां पे आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये नया वाला टैक्स स्कीम लेते हैं तो क्या हमको सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। सरचार्ज वैसा ही जैसा अपन ने सीखा था। If your income is more than 50 lakh up to 1 crore, surcharge rate is 10%. More than 1 crore up to 2 crore, surcharge rate is 15%. More than 2 crore up to 5 crore, surcharge rate is 25%. And more than आपका 5 crore, surcharge rate is 37%. और जो तुम्हारी स्पेशल रेट्स की इनकम होती है जैसे एलटीसीजी, वो 20% से ही लगेगा टैक्स, उसमें स्लैब रेट्स इससे कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारा एसटीसीजी ट्रिपल वन है वाला है वो तुम्हारा 15% से ही जाएगा। विनिंग का इनकम है वो 30% से ही जाएगा, जैसा अपन ने पहले पढ़ा था। वो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है, वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। ये बाकी वाला जो आपका इनकम है वो इस स्लैब रेट से, ये स्लैब रेट है वो आपको लग जाएगी। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला कि एक बार अगर आपने ये ऑप्शन लिया, अगले साल आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले साल चेंज करना कर सकते हो, आंसर इज यस, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक चीज समझना, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका बिजनेस का इनकम है, अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिजनेस का इनकम है तो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मेरी जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन की है, तो मेरा बिजनेस हेड का इनकम है। तो बिजनेस हेड का इनकम है, मान लो इस साल जो इनकम हो रही है, मेरे को ऑप्शन मिलेगा। पहला मुझे ऑप्शन मिला कि मुझे नए के साथ जाना है या ओल्ड के साथ जाना है। अगर मैं ओल्ड के साथ कंटिन्यू करता हूं कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मैं नए के साथ चला गया, मैं नए के साथ चला गया, ठीक है, मैं जो वर्ड पे ध्यान देना, मैंने न्यू स्कीम ले ली, 115 बीएससी को ले लिया, तो अगले साल भी मुझे 115 बीएससी लेना ही लेना है, उसके अगले साल भी 115 बीएससी लेना ही लेना है। बट अगर मान लो मैंने वायलेशन कर दिया, मैंने वायलेशन कर दिया, मैं 115 बीएससी में मान लो बोला था ये डिडक्शन वगैरह नहीं ले सकते, और बट मैंने कहीं डिडक्शन ले लिया, तो फिर उस साल 115 बीएससी से बाहर निकल के मैं नॉर्मल में आ जाऊंगा, मैं नॉर्मल में आ जाऊंगा। और फिर मैं नॉर्मल में आ गया तो मैं फिर अब लाइफ टाइम कभी भी 115 बीएससी नहीं ले सकता, जब तक कि मेरी बिजनेस की इनकम है। जब तक मेरी बिजनेस की इनकम है तब तक मैं वापस 115 बीएससी में नहीं जा सकता हूं, वापस मैं न्यू टैक्सेशन रेजिम में नहीं जा सकता। तो मैं वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, देखो, जिनका बिजनेस का इनकम नहीं है उनके लिए तो ऑप्शन है, हर साल आपको देखना है, जो बेटर लगे वो ले लो। बट जिनका बिजनेस का इनकम है उनको पहले साल तो देखना है आपको क्या लेना है करके, ठीक है। अब आपने अगर 115 बीएससी एक बार ले लिया तो फिर आप 115 बीएससी कंटिन्यू करो। बट अगर मान लो आपने किसी साल कंटिन्यू नहीं किया 115 बीएससी और आप नॉर्मल में आ गए, तो फिर आप नॉर्मल में आ गए तो फिर आपको कभी भी 115 बीएससी में हम जाने नहीं देंगे, फिर आपको नॉर्मल में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, ये जब सेक्शन आई ना तो मार्केट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि भाई एसएससी जो एम्प्लॉय वगैरह है, एसएससी तो डिसाइड करेगा जब रिटर्न फाइल करते टाइम। क्वेश्चन ये आता है कि एम्प्लॉयर टीडीएस कैसे काटेगा, क्योंकि टीडीएस कैसे काटते हैं, अपन क्या करते हैं, पहले इनकम लेते हैं, उस पर टैक्स निकालते हैं, फिर डिवाइड बाय 12 करते हैं, एवरी मंथ उतना उतना टीडीएस काटते हैं। तो यहां पे एक बड़ी दिक्कत आ गई कि भाई एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर टीडीएस कैसे काटे, न्यू स्कीम के हिसाब से काटे, इसके हिसाब से काटे, या पुरानी स्कीम के हिसाब से काटे, जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन वाला जो है उसके हिसाब से काटे, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। तो यहां पे ये डिस्प्यूट आ गया। अब एम्प्लॉय क्या, वो एम्प्लॉयर क्या करे बेचारा, इस नए वाले से काटे या पुराने, क्योंकि टीडीएस की रेट, टीडीएस चेंज हो सकता है। तो इसमें एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय एक डिक्लेरेशन देगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय जो है, ये फिर सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया कि एम्प्लॉय एक डिक्लेरेशन देगा एम्प्लॉयर को और वो बताएगा कि मेरा टीडीएस है, आप न्यू स्कीम में काटो या पुरानी स्कीम में। तो जो डिक्लेरेशन मिलने के बाद, अगर डिक्लेरेशन मिलती है और डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि न्यू स्कीम से टीडीएस काटना है, तो उस केस में एम्प्लॉयर है वो न्यू स्कीम से उस साल में टीडीएस काटेगा। ऐसा एक सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन आया है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो अब अपन चलेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे और मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली एक्ट कैसे पढ़ा जाता है।
आज पहली बार एक सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं जहां पे मैं एज इट इज बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है। पहले मैंने आपको सिंपल सी चीजें हैं इस सेक्शन का बैकग्राउंड दिया कि ये सेक्शन बेसिकली क्या है, क्यों लाई। अब ये क्यों लाई भगवान जाने करके, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यार गवर्नमेंट को लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए आप एटीसी में डालो, आप मेडिक्लेम लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, बट अल्टीमेटली अगर ये सेक्शन लाके ये बोलते हैं कि आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेंगे तो लोग नहीं लेंगे। लोगों को लोग आजकल आपको पता है वाई पीपल इन्वेस्ट, वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करते हैं, बट वो टैक्स बचाने से बेनिफिट ये होता है उनकी लाइफ बच जाती है। बहुत बार मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को देखा है, उनका सिर्फ टीडीएस ज्यादा ना कटे इसके लिए वो मेडिक्लेम लेते, नहीं तो वो मेडिक्लेम लेते ही नहीं। अब एक चीज समझना, तो उस वजह से क्या होता है कि लाइक ये मतलब मेरे को आई एम नॉट लाइक सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब ये निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि आजकल लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो पुराना वाला एग्जिस्टिंग स्कीम होता तो लोग क्या करते, इन्वेस्टमेंट करते, वो एटीसी में एटीडी में वगैरह इन्वेस्टमेंट करते, और जिसकी वजह से उनको क्या होता क्या लाइक एक आदत बन जाती है इन्वेस्टमेंट की। बट अब ये सेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनकम आई, इनकम पे टैक्स भरो, ये खत्म बात, कोई एग्जाम्शन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। चलो ठीक है, अपन चलते हैं अपनी बुक पे और वहां पे अपन देखते हैं बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन के बारे में, ये सेक्शन क्या बोलती है। ऑल पीपल पे अटेंशन। आ जाओ सब लोग। ऑन द पेज नंबर आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 24 पे, दैट इज सेक्शन 115 BAC। पहली बार अपन बेयर एक्ट का लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, ये हेडिंग है सेक्शन 115 BAC। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इन्होंने क्या बोला, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट विथ स्टैंडिंग? नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग? क्योंकि हर जगह आएगा, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां पढ़ेंगे वहां सेंटेंस चालू ही होगा नॉट विद स्टैंडिंग से। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सो एंड सो सेक्शन और सो एंड सो लाइक एक्ट और समथिंग लाइक दैट। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। और आई कैन से दैट कि जो नॉट विद स्टैंडिंग के आगे दे रखा है वो तेल लेने गया, गोज टू बाय ऑयल। आपको क्या बोलने का, गोज टू बाय ऑयल। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब गोज टू बाय ऑयल मींस तेल लेने गया। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट मींस इस एक्ट में जो लिखा हुआ है वो सब गया तेल लेने एक बार। नॉट विद स्टैंडिंग मींस एक्ट को यहां ओवरराइड कर दिया, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट है यहां पे इनकम टैक्स एक्ट को ही ओवरराइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। इन्होंने बोला चैप्टर 12 जो है वो चैप्टर 12 जैसा है वैसा लगेगा, चैप्टर 12 लगेगा, बाकी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के नहीं लगेंगे। अब एक चीज समझना, ये चैप्टर 12 क्या है? तो चैप्टर 12 जो होता है ना वो स्पेशल रेट्स का चैप्टर होता है। स्पेशल रेट्स का, स्पेशल रेट्स का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि LTCG जो होता है उस पर 20% टैक्स लगता है 112 सेक्शन में। जो भी LTCG 112A होता है उस पर आपको 10% टैक्स लगता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। जो भी STCG 111A होता है उस पर आपको 15% टैक्स लगता है। ये सब कहां दे रखा है? ये सब तुम्हारा चैप्टर 12 में दे रखा है। तो भैया चैप्टर 12 तो लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड कर दिया, बट अदर देन चैप्टर 12 क्या लिखा है? The income tax payable in respect of total income of the person being individual and HUF means this section is applicable only for individual and HUF for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after of 1st April 2021 means किसी भी previous year के लिए जिसके लिए assessment year 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद वाला। तो मैं सिंपल सी चीज बता दूं, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। 1 अप्रैल 2021 वाला असेसमेंट ईयर या उसके बाद, तो मैं बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर 21-22 से ये सेक्शन लग रही है। मींस इन सिंपल वर्ड प्रीवियस ईयर 2021 पे ये सेक्शन लगेगी। शेल एट द
ऑप्शन ऑफ सच पर्सन। मीन्स भैया यहां आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो ये सेक्शन लो, नहीं तो नॉर्मल वाले में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बीइंग कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ टैक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इफ द कंडीशन कंटेन इन सबसेक्शन 2 आर सेटिस्फाइड। जो सबसेक्शन 2 में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है तो भैया जो रेट दे रखी है उस रेट से आपको टैक्स पे करना है। रेट क्या रहेगी? अप टू 255 नील, उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद दे रखा है प्रोवाइजो, उसके बाद दे रखा है प्रोवाइजो दैट इज स्टार्टेड विद द प्रोवाइडेड। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है जिसको बोलते हैं प्रोविजो। आज अपन पहली बार पढ़ रही है वर्ड तो अपन थोड़ा टाइम लेंगे इन पे, अगली बार नहीं लेंगे। प्रोवाइजो मीन्स क्या होता है? प्रोवाइजो एक होता है एक्सप्लेनेशन। इस सेक्शन में भी कहीं एक्सप्लेनेशन डाला है क्या? एक्सप्लेनेशन नहीं है कहीं पे। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइजो या प्रोविजो? प्रोविजो का मीनिंग होता है एक्सेप्शन। अगर कोई सेक्शन है और उस सेक्शन में एक्सेप्शन पुट करनी है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन पुट करनी है, तो वो हमेशा डालते हैं प्रोविजो और प्रोवाइजो। एंड प्रोवाइजो जो स्टार्ट होता है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सॉरी प्रोवाइडेड दैट। पहला प्रोवाइजो चालू होगा प्रोवाइडेड दैट। हमेशा दूसरा प्रोवाइजो जो स्टार्ट होगा वो प्रोवाइडेड फर्दर दैट या ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट करके, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट या प्रोवाइडेड फर्दर दैट। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जितने भी प्रोवाइजो होंगे वो हमेशा होंगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट से या प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट करके। तो फर्स्ट प्रोवाइजो चालू होता है प्रोवाइड। यस पीपल, वो थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम हो गया था, कैमरे का पावर प्लग जो था वो अटैच नहीं था, इसके लिए बंद हो गया था। चलो, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट प्रोवाइजो जो होता है दैट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड दैट, एंड सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो होते हैं वो प्रोवाइडेड फर्दर दैट और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला प्रोवाइजो, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। देखो बेटा, प्रोवाइडेड दैट where the person fails to satisfy the condition contained in subsection 2। ये सबसेक्शन 1 थी ऊपर, और सबसेक्शन 1 बोलती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। ये भैया टैक्स रेट आप ले सकते हो, इंडिविजुअल एचयूएफ आपके पास ये ऑप्शन है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है, लेकिन ये वाली सेक्शन आप तभी ले सकते हो जब सबसेक्शन 2 की कंडीशन को सेटिस्फाइड करो। अब सबसेक्शन 2 की कंडीशंस क्या है वो अपन देखेंगे, उससे पहले ये प्रोवाइजो क्या बोलता है। देखो बेटा, प्रोवाइडेड दैट where a person fails to satisfy the condition contained in subsection 2 in any previous year, the option shall become invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year, and other provision of act shall apply as if the option had not been exercised for the assessment year relevant to that previous year। यहां पे ये बोला कि किसी साल आपने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो फिर आप नॉर्मल प्रोविजन में जाओगे, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप ये कंडीशन, ये सेक्शन में तभी जा सकते हो जब आप कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो। अगर किसी साल में आपने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो फिर आपके ऊपर नॉर्मल प्रोविजन है, वो नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो देखो क्या लिखा हो, प्रोवाइडेड दैट where a person fails to satisfy the condition contained in subsection 2 in any previous year, option shall become invalid in respect of assessment year relevant to that previous year, and other provision of act shall apply। means normal provision है वो आपके लग जाएंगे as if the option has not been exercised for the assessment year relevant to that previous year। अगर condition satisfied नहीं की तो obviously उस साल में आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और प्रोवाइजो है, एक और प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the option exercised under clause 1 of subsection 5, but clause 1 of subsection 5 तो अपने को पता नहीं, तो clause 1 of subsection 5 तो अपने को पता नहीं, तो अपन subsection 5 को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वापस यहां पे आएंगे कि यहां पे क्या बोला हुआ है, वो उस पे अपन बाद में आएंगे, छोड़ो यहां से, ठीक है। चलो अब अपन subsection 2 पे चलते हैं, और ये subsection 2 है, ये conditions बताता है। सब सेक्शन 2 कंडीशंस बताता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आप ये बेनिफिट ले पाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के लिए द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ शैल बी कंप्यूटेड। मींस उसका टोटल इनकम जो निकालना है, टोटल इनकम का मतलब नेट टैक्सेबल इनकम, जो टोटल इनकम है, जो नेट टैक्सेबल इनकम है, वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, विदाउट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस ऑल प्रोविजन। विदाउट टेकिंग बेनिफिट, किस किस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 5 और क्लॉज 13 है।
ये सबकी बात कर रहा है किस, देखो क्लॉज बोल रहा है, सेक्शन 10 की बात हो रही है और सेक्शन 10 में क्लॉज बोला जा रहा है। आपको पता है क्लॉज क्यों बोला जा रहा है? मैंने बोला था सेक्शन 10, सेक्शन 2 और सेक्शन 47, ये 3 सेक्शन आपको ऐसी मिलेगी जिसमें हमेशा क्लॉज बोला जाएगा, सब सेक्शन नहीं बोला जाएगा। जैसे सेक्शन 10(5) जो है एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन, तो ये क्लॉज है 5, ये सब सेक्शन नहीं है। ऐसे ही जो 10(13)(a) की बात होगी या 10(14) की बात होगी तो ये सब जगह क्लॉज बोला जाएगा, सब सेक्शन नहीं बोला जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल पे अटेंशन। ये क्लॉज सब सेक्शन क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। Without any exemption or a deduction under the provision of clause 5, that is 10(5). Clause 5 means 10(5) LTC. 10(13)(a), clause 13(a) means leave, 13(a) is basically HRA का exemption. Prescribed under clause 14. Clause 14 के अंदर जो आपको allowances के कुछ exemption मिलते हैं, other than those as may be prescribed for this purpose, इसको कुछ exceptions डाल सकते हैं और वो डाले हैं। और क्लॉज 17, क्लॉज 17 वो एमपी एमएलए का डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। क्लॉज 32 दैट इज जो तुम्हारा माइनर चाइल्ड वाला ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 के ये सब क्लॉज। तो यहां देखो सब सेक्शन नहीं बोला, यहां सब क्लॉज बोला है। और सेक्शन 10AA, 10AA का मतलब यहां पे होता है तुम्हारा SEZ वाला। और सेक्शन 16, और सेक्शन 16 मींस वो 16 के डिडक्शन कौन कौन से, प्रोफेशनल टैक्स वाला, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी नहीं मिलेगा। और क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 24 दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्ड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 मींस एसओपी से रिलेटेड जो चीजें है एसओपी का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज सेक्शन 24 बी में मिलता है, याद आया आईपीसीसी में पढ़ा था ना, डिडक्शन अंडर लाइक सेक्शन 24 और 24 में दो चीजें आप लेते थे, एक तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और बी में लेते थे इंटरेस्ट वाला, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और क्लॉज 2A ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32 दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन की ये सेक्शन होती है 32(1)(2)(a) और सेक्शन 32AD और 33AB और 33AB और साइंटिफिक रिसर्च वाले क्लॉज 2, क्लॉज 2A, क्लॉज 3 ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 35 मींस 35 वाली जो साइंटिफिक रिसर्च वाली और 35AD और 35CCC और क्लॉज 2A ऑफ सेक्शन 57 दैट इज फैमिली पेंशन वाला। एंड अंडर द एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A मींस चैप्टर 6A के कोई भी प्रोविजन के आपको डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे, अदर देन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 80CCD2, 80CCD2 का मिलेगा एंड सेक्शन 80JJAA का मिलेगा। तो 80CCD2 का एंड 80JJAA और एक और मैंने आपको बताया था 80LA, वो आगे जाके बोला हुआ है। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है समझने की कोशिश करना ऑल पीपल। विदाउट सेटअप ऑफ एनी लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड और डेप्रीशिएशन फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस और डेप्रीशिएशन इज एट्रीब्यूटेड टू द एनी डिडक्शन रेफर्ड इन क्लॉज नंबर 1। ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है कि अगर तुम्हारा पुराना कोई लॉस है या पुराना कोई डेप्रीशिएशन है अनएब्सॉर्ब और वो लॉस और डेप्रीशिएशन इन सब से रिलेटेड है, इनकी वजह से है, इनसे रिलेटेड लॉस है। एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात बताओ, एक एसएससी है जो पहले उसका होटल था, होटल भी था, होटल है मान लो, ठीक है, होटल पे 35AD में डिडक्शन लेता है, उसका पुराना 4 करोड़ का लॉस बचा है। अब इस साल उसका कोई प्रॉफिट हुआ तो वो जो लॉस है वो लॉस 35AD के बिजनेस का है ना, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। या मान लो पुराना तुम्हारा कोई डेप्रीशिएशन है और वो एडिशनल डेप्रीशिएशन वाला अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है और वो एडिशनल डेप्रीशिएशन वाला अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है, तो उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इन सिंपल वर्ड बोल दूं कि भैया ये सब डिडक्शन तो आप नहीं ले सकते और इनसे रिलेटेड अगर कोई पुराना लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है जो इनकी वजह से था तो वो भी आप नहीं ले सकते। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? जैसे तुम्हारा मैंने बोला ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और वो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, या आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन जो था ब्रॉड फॉरवर्ड वो तुम्हारे अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन में है, तो उसका आप सेट ऑफ नहीं ले सकते, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मींस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो किसी और हेड के लॉस के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। और बाय
claiming the depreciation if any under the provision of section 32 except 2A of subsection 1 of that section determine in such manner as may be prescribed means depreciation आपको कैसे अलाउ होगा वो उसके लिए वो प्रिस्क्राइब करेंगे, बट आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, बट नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा उसके लिए दे विल प्रिस्क्राइब विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन और अलाउंस। देखो क्या लिखा है, विदाउट एनी एग्जेम्पशन or deduction or allowance or perquisite by whatever name called provided under any other law for the time being in force। अगर मान लो आपको कहीं और लॉ में exemption, deduction, allowance, perquisite दे रखे तो उसको भी आप सेट ऑफ नहीं करोगे, उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। You got my point or not? Yes। इसके बाद जो सबसेक्शन 3 है ना, इसको आप छोड़ दोगे, इसको आप छोड़ दोगे। यहां चाहिए तो लिख लो will discuss section 115 सॉरी 115BAA 115BAA ऐसा लिख लो। ये जो सबसेक्शन 3 है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कुछ ओपनिंग ब्लॉक की बात करेगा, और ये एक बार पीजीबीपी हो जाएगा उसके बाद ही होगा। उसके बाद आ जाओ सब लोग सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? In any case, a person having unit in IFSC, that is International Financial Service Center, Gandhinagar, as referred in subsection 1 of section 80LA, means 80LA के subsection 1A में रेफर कर रखा है, उसकी यूनिट है IFSC में, ठीक है, which has exercise option under subsection 5 of that section, the condition contained in subsection 2 shall be modified to the extent that deduction under section 80LA shall be available to such unit subject to fulfillment of condition contained in that section। इसका मतलब ये हुआ कि आप 80LA का डिडक्शन ले सकते हो, आप बाकी कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, आप 80LA का डिडक्शन ले सकते हो। तो आप सिंपल सी चीज, अब 80LA क्या होता है, कैसे होता है, वो डिडक्शन टॉपिक में आएगा। नेक्स्ट पार्ट सबसेक्शन 5 पे चलते हैं, और सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, और दैट इज द लास्ट सबसेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, मींस इस सेक्शन में जो दे रखा है वो लगेगा ही नहीं। कब नहीं लगेगा? अनलेस, मींस लगेगा कब? ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर बाय द पर्सन, मींस आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब मैनर में। कैसे, कब तक? पहला, हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है on or before the due date specified under subsection 1 of section 139(1), मींस 139(1) की जो ड्यू डेट होती है, जो तुम्हारी ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई है करके, ठीक है। तो 31 जुलाई है, या अभी इन्होंने 31 एक अक्टूबर किया है इस साल से, जो 30 सितंबर था ना उसको 31 अक्टूबर कर दिया, एंड उसके बाद 30 नवंबर। तो जो तुम्हारी ड्यू डेट है उससे पहले पहले आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर relevant to the assessment year commencing on or after 1st day of April 2021, and such option 1 exercise shall apply to the subsequent assessment year also। देखो, अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो आप इस साल असेसमेंट ईयर 21-22 या उसके बाद कभी भी आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन आपने एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया तो बेटा ये सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। और दूसरा, हैविंग इनकम अदर देन रेफर्ड इन क्लॉज 1, मींस इनकम पीजीबीपी को छोड़ के आपकी कोई दूसरी इनकम है, जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन बाकी है, अलोंग विद द रिटर्न टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139(1) फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, मींस इसमें आपको हर साल ऑप्शन मिलेगा। हर साल जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे पहले पहले आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक प्रोवाइजो और दे रखा है। ये प्रोवाइजो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट ऑप्शन अंडर क्लॉज नंबर 1 वंस एक्सरसाइज, क्लॉज नंबर 1 मींस पीजीबीपी की बात कर रहा है, ये पीजीबीपी की बात कर रहा है, क्लॉज 1 मींस इसकी बात कर रहा है भैया, ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, मतलब पीजीबीपी की बात कर रहा है। अगर आपका बिजनेस का इनकम है, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन अंडर क्लॉज नंबर 1 वंस एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन बी विथड्रॉ ओनली वंस फॉर द प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज एंड thereafter the person shall never be eligible to exercise option under this section except where such person cease to have any income from the business or profession, in which case option under clause 2 shall available। तो इन्होंने क्या बोला, देखो बेटा, अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है, बिजनेस का इनकम है, और एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी आपको लेना है।
बट अगर आप किसी साल इससे बाहर आ गए तो एक बार अगर बाहर आ गए तो वापस आप ये ऑप्शन नहीं ले पाओगे। 115 बीएससी का बेनिफिट है वो वापस आप कभी भी नहीं ले पाओगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, वहां ऊपर एक चीज छोड़ के आ गए थे अपन, दैट इज सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 115 बीएससी सब सेक्शन 1 का सेकेंड प्रोवाइजो क्या बोलता है, देखो आ जाओ ऑन द पेज नंबर 24। देखो क्या लिखा हुआ है सेकेंड प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the option exercise under clause 1 of subsection 5। तो देखो सबसेक्शन 5 के क्लॉज 1 में जाओ, सबसेक्शन 5 के क्लॉज 1 में अगर आप जाते हो तो सबसेक्शन 5 का क्लॉज नंबर 1 पीजीबीपी की बात कर रहा है कि बिजनेस का इनकम है तो क्या होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर 1 ऑफ सबसेक्शन 5 इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन कंटेन इन सबसेक्शन 2। अगर मान लो किसी साल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, इट शैल बिकम इनवैलिड फॉर सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर एंड ऑल्सो एंड अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल अप्लाई। भैया एक बार कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो भैया ये इनवैलिड हो गया और उसके बाद फिर वापस आप कभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसी सेक्शन को अगर मैं बताना चाहूं तो मैं आपको क्या बताऊंगा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसी सेक्शन को मैं बताना चाहूं तो मैं आपको क्या बताऊंगा। चलो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसी सेक्शन को मैं बताना चाहूं तो मैं ये बताऊंगा। देखो सबसे पहली सब सेक्शन क्या बोलती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, कुछ भी हो एक्ट में देगा तिल लेने का। इंडिविजुअल एचयूएफ के पास ऑप्शन है कि ये इस सेक्शन को ले सकते हैं और टैक्स है वो इस रेट से पे कर सकते हैं अगर वो सब सेक्शन 2 की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। सब सेक्शन 2 में यहां पे दे रखा है ये चीजों का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, ये चीजों का बेनिफिट नहीं ले सकते। और इससे रिलेटेड अगर मान लो पुराना कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है या ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है, तो वो आप इस साल सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी हेड का कोई लॉस है तो वो किसी और हेड से आप सेट ऑफ है वो सेट ऑफ आप नहीं कर सकते है करके, ठीक है। बाकी मैंने सबसेक्शन 3 आपको अभी छुड़वाया है। एटीएलए का जो आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है वो एटीएलए का बेनिफिट ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको बोला रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप पीजीबीपी आपकी इनकम बिजनेस की है तो आपने एक बार ये एक्सरसाइज कर दिया तो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर फ्यूचर में जाके किसी साल आप इससे बाहर आ गए या कुछ वायलेशन हो गया कंडीशन का, तो जिस ईयर में बाहर आ गए उसके बाद आप फ्यूचर में कभी भी वापस ये ऑप्शन नहीं ले सकते करके, ठीक है, वापस ये ऑप्शन नहीं ले सकते। अगर मान लो बिजनेस ही फिर नहीं रहे तो फिर आप ये ऑप्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऐसा एसएससी है जिसका बिजनेस का इनकम नहीं है, कोई ऐसा एसएससी है जिसका बिजनेस का इनकम नहीं है, तो वो वाला जो बंदा है ऐसा एसएससी है जिसका बिजनेस का इनकम नहीं है, तो वो वाला हर साल ऑप्शन है, हर साल आप देख सकते हो, जो आपके लिए अच्छा लगे वो उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद मैंने एनालिसिस दे रखा है, आपको चाहिए तो यहां से आप एनालिसिस पढ़ना चालू करो। एनालिसिस में मुझे आपको एक चीज सिर्फ ये बतानी है कि ये वाले अलाउंस ऐसे हैं जो आप ले सकते हो, ये अलाउंस का एग्जेम्पशन है वो आप ले सकते हो इवन यू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, Following allowance notified under section 1014 of the act to individual HUF exercising option under proposed section में से इस सेक्शन में आप लोगे करके, ठीक है, तो भी आप ये बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू दिव्यांग एम्प्लॉय, जो भी दिव्यांग एम्प्लॉय होते हैं करके, ठीक है, तो दिव्यांग एम्प्लॉय जो होते हैं उनको एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है करके, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो जब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए कम्यूटेशन अलाउंस दिया जाता है, उसमें 3200 का एग्जेम्पशन मिलता है और ये एग्जेम्पशन सिर्फ दिव्यांग लोगों को मिलता है। तो अगर दिव्यांग लोगों को ये एग्जेम्पशन है तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा, भले वो दिव्यांग है, वो ये सेक्शन का बेनिफिट ले रहा है। दूसरा कन्वेंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ कन्वेंस परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, तो जो कन्वेंस अलाउंस मिलता है छोटा मोटा, उसका एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर ऑन द ट्रांसफर, मतलब अगर आप टूर पे वगैरह जाते हो, बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं जो टूर पे रहते हैं, उनको एक अलाउंस मिलता है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और जो डेली अलाउंस रहता है करके, ठीक है, वो डेली अलाउंस है वो आपको उसका जो है डेली अलाउंस है उसका आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। तो कुल मिला के मैं बोलूं, आप कोई भी अलाउंसेस का एग्जाम्पशन नहीं ले सकते, बट इसके 4 एक्सेप्शन है। कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्टेशन का ले सकते हो, दूसरा कन्वेंस का ले सकते हो करके, ठीक है, जो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो, और जो तो तुम्हारा डेली अलाउंस है उसका आप एग्जाम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। डन। आप एक काम करो, एक और चीज मैं बता दूं, यहां तक पढ़ो, पॉइंट नंबर 7 तक,
पॉइंट नंबर 7 तक मैं अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। यहां तक पढ़ो आप, बस यहां से चालू करो और पॉइंट नंबर 7 तक पढ़ो। पॉइंट नंबर 7 तक पढ़ो। क्या 87 ए का जो रिबेट मिलता है 12,500 का वो मिलेगा? आंसर इज यस, वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 5 लाख तक की इनकम है तो 87 ए का आप रिबेट ले सकते हो। चलो आप पॉइंट नंबर 7 तक पढ़ो सब लोग। डन, पढ़ के हुआ? चलो एक पॉइंट नंबर 2 में यहां पे एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a) यहां पे ब्रैकेट एक बंद, ये बंद कर देना। डेप्रिसिएशन कैसे अलाउ होगा वो उसके लिए मैनर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी आपने पढ़ लिया। चलो अब एक और चीज समझना, आपको पॉइंट नंबर 8 पे मैं लेके चलता हूं और पॉइंट नंबर 8 ये बोलता है कि अगर आप 115 बीएसई ले लेते हो तो आपको एएमटी नहीं लगेगा। एक टॉपिक आएगा एएमटी, दैट इज अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। जैसे कंपनीज में मैट लगता है एमएटी, वैसे ही जो कंपनीज को छोड़ के अदर लोग होते हैं उनके लिए एएमटी लगता है, तो आपको एएमटी नहीं लगेगा। एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है,
If assessee of section 115 BAC, then alternative minimum tax is not applicable. Brought forward AMT credit cannot be set off against income under section 115 BAC. तुम्हारा कुछ AMT credit पड़ा है पुराना, तो वो lapse हो जाएगा, उसका कुछ नहीं करेंगे. So if assessee has the brought forward AMT credit, it can first exhaust the AMT credit and thereafter he can opt this particular section करके, ठीक है. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेक्शन इसी साल लेना, आपकी मर्जी है तब लो, ठीक है. आप पहले अगर आपके पुराने लॉसेज है या पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला है तो पहले वो सेट ऑफ कर लो 2-3 साल 4 साल. जब सेट ऑफ पूरा हो जाता है फिर आप ये ऑप्शन में जाओ अगर आपको लगता है तो. अब ये सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है. देखो अब ये सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन जो है ये उसी से रिलेटेड है कि टीडीएस कैसे काटना, न्यू स्कीम से या ओल्ड स्कीम से. तो देखो यहां सीबीडीटी क्या बोलती है, एक एक वर्ड को ध्यान देना. सीबीडीटी का सर्कुलर क्या बोलता है. सीबीडीटी क्लेरिफाई दैट एन एम्प्लॉय हैविंग इनकम अदर देन इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी. अगर पीजीबीपी का इनकम नहीं है एम्प्लॉय का पीजीबीपी नहीं, मतलब एम्प्लॉय बिजनेस नहीं करता है, एम्प्लॉय है वो सिर्फ एम्प्लॉय है, ठीक है. एंड इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर द कंसेशनल रेट अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द एक्ट may intimate the deductor, means employer को बताएगा, being his employer of such intention for each previous year. Upon such intimation the deductor shall compute his total income and make the TDS thereon in accordance with the provision of section 115 BAC of the act. मीन्स वो जो है वो इंटीमेट करेगा. एम्प्लॉय का अगर बिजनेस का इनकम नहीं है तो वो हर साल इंटीमेट कर सकता है एम्प्लॉयर को कि इस साल मेरा टीडीएस 115 BAC के हिसाब से काटो या फिर नॉर्मल प्रोविजन से काटो. एम्प्लॉय विल इंटीमेट टू द एम्प्लॉयर करके, ठीक है. एंड एवरी ईयर ही हैज टू इंटीमेट, एवरी ईयर उसको इंटीमेट करना पड़ेगा करके, ठीक है. और एवरी ईयर वो अलग अलग इंटीमेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं. इफ सच इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय एम्प्लॉय, the employer shall make TDS without considering the provision of section 115 BAC of the act. अगर एम्प्लॉय ने इंटीमेट नहीं किया तो फिर एम्प्लॉयर जो नॉर्मल प्रोविजन है वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही टीडीएस काटेगा और नॉर्मल जो रेट है 255 और 10 उसके हिसाब से वो जाएगा और उसके हिसाब से वो इनकम कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट करेगा. नेक्स्ट पार्ट, इट इज ऑल्सो क्लेरिफाई दैट the intimation so made to deductor shall be only for the purpose of TDS during the previous year and cannot be modified during that year. मतलब आपने इंटीमेशन एक बार दे दिया, ये सिर्फ TDS के लिए है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. लेकिन एक बात बताओ मुझे, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, टीडीएस के लिए तो उसने इंटीमेट कर दिया कि मेरा 115 BAC के हिसाब से जाओ, लेकिन बेचारा जब रिटर्न फाइल करता था तब रिटर्न फाइल करते टाइम उसको लगा कि नहीं, नॉर्मल प्रोविजन के साथ जाना चाहिए. तो क्या वो उस टाइम नॉर्मल प्रोविजन के साथ जा सकता है यानी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न व्हेन यू ऑलरेडी इंटीमेटेड टू एम्प्लॉयर फॉर 115 BAC? राइट आंसर इज यस, वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो इंटीमेट किया, ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपने इंटीमेट किया है वही वाला फिर आप रिटर्न फाइल करते टाइम फॉलो करो. इट्स नॉट लाइक दैट. रिटर्न फाइल करते टाइम जो आपके लिए बेनिफिशियल है उसके साथ जा सकते हो, बट अगर आपको टीडीएस कम कटवाना है, इन रेट से कटवाना है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करो. तो देखो क्या लिखा हो, वापस पढ़ रहे. इट इज क्लेरिफाई दैट द इंटीमेशन सो मेड टू द डिडक्टर shall be only for the purpose of TDS during the previous year and cannot be modified during that year. However, the intimation would not amount to exercising option in term of section 5 of subsection 115 BAC, मतलब ये लेना है या नहीं लेना of the act, and the person shall be required to do so along with the return of furnishing under section 139(1) of the act for the previous year. Thus, option at the time of filing of return under section 139(1) could be different from the intimation made by such employee to the employer for that previous year. Means भैया उस साल के लिए जो आपने इंटीमेट किया था और आप एक्चुअल कर रहे हो वो अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक और चीज समझना, लास्ट पार्ट फर्दर. In case the person who has a income under the head PGBP, एम्प्लॉय का पीजीबीपी का भी इनकम है, तो एम्प्लॉय का पीजीबीपी का इनकम है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो उसको ऑप्शन अगर उसने एक बार लिया तो हर साल लेना पड़ेगा. तो एम्प्लॉयर जो इंटीमेशन एम्प्लॉयर को मिलेगा, एम्प्लॉयर ये चेक करेगा कि अगले साल भी सेम इंटीमेशन मिलना चाहिए. मींस अगले साल जो इंटीमेशन है वो सेम मिलना चाहिए, मींस सबसीक्वेंटली भी है वही वाला इंटीमेशन है वो मिलना चाहिए एम्प्लॉयर को. क्योंकि एक बात बताओ, एम्प्लॉय का जब बिजनेस का भी इनकम है तो एम्प्लॉय तो वो चेंज ही नहीं कर सकता ऑप्शन, क्योंकि अगर उसने ऑप्शन ले लिया तो चेंज नहीं कर सकता. तो वो इंटीमेशन जो दे रहा है वो इंटीमेशन भी चेंज नहीं कर सकता. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो देखो क्या लिखा हुआ है फर्दर. इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैज अ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी,
द ऑप्शन ऑफ टैक्सिंग अंडर सेक्शन 115 BSE ऑफ एक्ट वंस एक्सरसाइज फॉर प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम फाइलिंग further in case of person who has income under the head PGBP. Also, the option of taxation under section 115 BAC of the act once exercised for previous year at the time of filing of return under section 139(1) cannot be changed for subsequent previous year except in certain circumstances. Accordingly, the above clarification would apply to such person with the modification that the intimation to the employer in his case for subsequent previous year must not deviate from the option under section 115 BAC of the act once exercised in the previous year. मीन्स भैया जो इंटीमेशन जो एम्प्लॉयर को देगा हर साल वो डिविएट नहीं होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो उसी लाइन में होनी चाहिए जिस लाइन में आपने पहले दी थी. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. तो देखो बेटा, ये एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, क्लेरिफिकेशन है. ये किसके लिए है कि भाई टीडीएस कौन सी रेट से काटे, नए ऑप्शन है या पुराने ऑप्शन. तो एवरी ईयर एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, एक इंटीमेट करेगा अपने एम्प्लॉयर को कि मेरा टीडीएस 115 बीएससी के हिसाब से काटो या नॉर्मल के हिसाब से काटो. अगर उसने इंटीमेट किया ही नहीं है तो ऑब्वियसली टीडीएस है वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से काटेंगे. अब एक चीज समझना, क्या आप अपनी इंटीमेशन चेंज कर सकते हो? इस साल आपने अलग दिया, अगले साल वापस अलग कर दिया, अगले साल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो आप ऐसा नहीं कर सकते. बिजनेस का इनकम है तो एक बार जो आपने इंटीमेट किया अगले साल भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. डन. यहां पे आपकी ये सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है. 1 घंटा 15 मिनट लगा सिर्फ इस सेक्शन को पढ़ने के लिए. अब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस करते हैं. आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे. यहां पे पेज नंबर 30 पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें मेरे को यह आपको बताना पड़ेगा कि नए ऑप्शन में जाओगे तो क्या होगा और एग्जिस्टिंग ऑप्शन में जाओगे तो क्या होगा. तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो दे रखा है, एग्जांपल मिस्टर बाला करके. आ जाओ सब लोग, बाला करके जो एग्जांपल है उस पे. बाला एज 37 ईयर, इज अ बिजनेसमैन, मींस इसकी बिजनेस की इनकम है. हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 फ्रॉम बिजनेस इज 14 लाख. बिसाइड ही हैज द इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज 21,000. सेविंग बैंक का उसका इंटरेस्ट है 21,000 का. ही एनुअली कॉन्ट्रीब्यूट 1,50,000 टुवर्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड. तो देखो एक बात समझना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन कहां मिलता है? 80C में मिलता है. ठीक है. X wants to know whether he should opt for alternative taxation regime for the assessment year 21-22. X आपसे ये जानना चाहता है कि क्या वो alternative taxation regime में जाए या ना जाए, मतलब नए वाले ऑप्शन में जाए या ना जाए. एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल आपके सामने ये लिया है. देखो सबसे पहली चीज तो बताऊं, अगर वो जाता है तो उसको बेनिफिट 80C का नहीं मिलेगा. एज वेल एज जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है उसका पता है आपको 80 TTA का एक 10,000 का डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि डिडक्शन तो कोई भी नहीं मिलेंगे. 3 मिलेंगे, 80 CCD2 वाला, 80 JJAA और 80 LA वाला. ठीक है, तो उनको छोड़ के कोई डिडक्शन ही नहीं मिलेंगे. तो भैया अपन देखते हैं कि कौन सा बेनिफिशियल रहेगा करके. ठीक है, तो देखो मैं यहां पे ले लेता हूं जिससे कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में भी आपको मिल जाएगा. तो मैं ले रहा हूं यहां पे. तो देखो 2 पार्ट में लेंगे, पार्ट ए पार्ट बी. मैं यहीं पे कर लेता हूं. ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी. अब एक बात समझना, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन. नॉर्मल प्रोविजन मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोविजन. यू कैन से दैट, आप ऐसा भी लिख सकते हो एग्जिस्टिंग प्रोविजन. और दूसरा टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 115 BAC. अगर आप 115 BAC के साथ जाते हो तो क्या होगा और आप नॉर्मल जाते हो तो क्या होगा. तो सबसे पहले अपन निकालते हैं टोटल इनकम. ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. और टोटल इनकम में कंप्यूटेशन में आपका PGBP का इनकम है. PGBP बिजनेस का इनकम 14 लाख और ये 70. उसके बाद आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, IFOS में जाएगा. तो IFOS में आपका
सेविंग बैंक इंटरेस्ट 21,000। पहले अपन नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कर रहे हैं, 14,21,000 आ गया। अब एक बात बताओ, इसमें से डिडक्शन भी मिलेंगे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाएंगे तो। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और एक तो पीपीएफ में उसने पैसा डाला है, तो एटीसी का पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा डाला है उसने, 1,50,000, और पूरा 150 का डिडक्शन मिल सकता है, मैक्सिमम एटीसी में 150 का मिलता है, तो 1,50,000 का डिडक्शन यहां पे मिल गया। उसके बाद 80 टीटीए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, कितना 10,000 का मिलेगा। आपको पता है 80 टीटीए में एक डिडक्शन मिलता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे, जितना आपका इंटरेस्ट है और 10,000 विच एवर इज लोअर। तो यहां देखो आपका नेट टैक्सेबल इनकम कितना आया, नेट टैक्सेबल इनकम, या इसको बोल सकते हो आप टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना आया, 14,21,000 माइनस 1,50,000 माइनस 10,000, इट्स कम्स टू 12,61,000। 12,61,000। अब अगर मैं बोलूं आपको इस पे टैक्स कितना आएगा, तो यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं। टैक्स ऑन टोटल इनकम, $12,61,000 पे निकालोगे, स्लैब रेट से निकालो नॉर्मल वाला, अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 250 अप टू 5 लाख, 5% 12,500, more than 5 lakh up to 10 lakh 20%, 1 lakh। हाँ, उसके बाद आपका मोर देन 10 lakh अप टू 12,61,000, 30%, 78,300। टोटल करो, 1,90,800। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो ऐड करो हेल्थ एजुकेशन सेस @4%, 7,632, 198,432 नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल। अब अपन चलते हैं, अगर 115 बीएसी लेता है तो क्या होगा। अगर 115 बीएसी लेता है तो क्या होगा, अगर कोई एसएससी है वो 115 बीएसी ले लेता है तो क्या होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पीजीबीपी का इनकम 14 लाख, आईएफओएस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 21,000, तो 14,21,000। अब एक बात समझो, माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से तो ब्लॉक है, वो नहीं मिलेंगे आपको, तो यही आपको नेट टैक्सेबल इनकम बन गया। देखो 3 डिडक्शन मिलेंगे, 80 डबल जे डबल ए, 80 CCD2 वाला एंड 80 LA वाला, बाकी कोई नहीं मिलेगा। तो 14,21,000 है, ये आपका आ गया इनकम। अब एक बात बताओ, इस पे टैक्स कैलकुलेट करो, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, आज मेरा पता नहीं राइटिंग सही नहीं आ रहा यार,
टैक्स ऑन टोटल इनकम। हाँ, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, अब यहां पे वो वाला स्लैब 2.5 लाख बढ़ता है वो वाला, तो देखो अप टू 2,50,000 तक डैश पे डैश, मोर देन 250 अप टू 5 लाख 5%, 12,500 ही आएगा। हाँ, मोर देन 5 लाख अप टू 7,50,000, 10%, 25,000। मोर देन 7,50,000, up to 10 lakh, 15%, 7,500। more than 10 lakh up to 12,50,000, 20%, 50,000। more than 12,50,000 अप टू 15 लाख तक है, तो अप टू 14,21,000, 25%। तो देखो 14,21,000 माइनस 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 42,750। सही है। हाँ, अब टोटल करो। इट्स 167,750, 167,750। इसमें ऐड करो, सरचार्ज लगेगा नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सिक्स 710, 174, 460 नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल 1,74,460। ठीक है, अब यहां पे राउंडेड ऑफ कर दो, 198,432। कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो फटाफट, उसके बाद कंक्लूजन लिखवाता उसका। डन। चलो इसके नीचे लिखो कंक्लूजन। तो बाला को क्या लेना चाहिए आप बताओ मुझे। कंक्लूजन, कंक्लूजन में एक बात बताओ मुझे, बाला को क्या लेना चाहिए, नॉर्मल प्रोविजन या फिर 115 बीएसी। 115 बीएसी के साथ जाना चाहिए।
बिकॉज 115 बीएसी में टैक्स पेबल कम आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, इसका बिजनेस का इनकम है, तो इसने अगर एक बार 115 बीएसी ले लिया तो सबसीक्वेंट ईयर के लिए भी वो 115 बीएसी लगेगा, ठीक है। फिर आप ऐसा नहीं कि विड्रॉ कर लो, अगर आपने विड्रॉ कर लिया इन फ्यूचर तो फिर एक बार आप बाहर निकल गए तो फिर वापस कभी भी आप 115 बीएसी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो लिखो यहां पे, सिंस टैक्स लाइबिलिटी of Mr. Bala is lower in section 115 BAC, so he may opt section 115 BAC section 115 BAC up to due date of return filing under section 139(1). क्या लिखा मैंने? Since tax liability of Mr. Bala is lower in section 115 BAC, so he may opt section 115 BAC up to due date of return filing under section 139(1). लिखो उसके बाद, मिस्टर बाला हैज बिजनेस इनकम, मिस्टर बाला हैज बिजनेस इनकम he should note that the option once exercised the options once exercised shall apply for subsequent assessment years also. Shall apply for subsequent assessment year also. सबसिक्वेंट असेसमेंट ईयर ऑल्सो। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर इन फ्यूचर के ईयर में कहीं पे भी उसका कुछ गड़बड़ हो जाता है और 115 बीएससी से वो बाहर आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं, एक बार बाहर आ गया 115 बीएससी से तो वापस जा नहीं पाओगे 115 बीएससी में जब तक आपका बिजनेस है डन। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद अपन अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपन करेंगे आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये बाला वाला पहला क्वेश्चन था। ये मिस्टर एक्स वाला जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे पहले, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। मतलब मैंने आपको 3 बड़े बड़े क्वेश्चन, 2 अब बड़े क्वेश्चन है जिसमें सब आएगा जब क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना, वही मेथड से करेंगे कि अगर आप एग्जिस्टिंग नॉर्मल प्रोविजन में रहते हो तो कितना टैक्स आता है और अगर आप न्यू प्रोविजन में जाते हो 115 बीएससी में तो कितना टैक्स आता है, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।